नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम, जी हां, आज है असल महासंग्राम, वो भी छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 20 सीटों पर पड़ रही है मतदान, हो रहा है, वोटिंग पड़ रही है। और आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि हॉट सीट है सारी की सारी, लगभग आपको देख लीजिए 10 सीटें जिन पर मतदान जारी है और 10 ऐसी जिन पर मतदान संपन्न हो चुका है। कौन सी वो सीटें हैं जिन पर मतदान संपन्न हो गया? मौलामानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और इसी के साथ कोटा। इन सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। 7 से 3 बजे तक का समय था। संवेदनशील इलाके जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। जनता कई जगहों पर सुस्त है, कई जगहों पर नहीं निकली है, तो कई जगहों पर वोट पड़े हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। 3 बजे तक का समय दिया गया था और 10 सीटें अभी भी बाकी, और इनमें भी हॉट सीटें हैं। आपको बता दें, देखिए पंडरिया की हम बात करें तो पंडरिया से भी काफी हम मुकाबला टफ देख रहे थे। इस सीट पर बीजेपी ने भावना बोरा को टिकट दिया था तो कांग्रेस ने नीलकंठ चंद्रवंशी को मैदान में उतारा था। खुद जी इस सीट पर भी बीजेपी ने गीता साहू को टिकट दिया था तो कांग्रेस ने भोलाराम साहू पर भरोसा जताया था। वहीं आपको बता दें, खैरागढ़ इस सीट पर बीजेपी ने विक्रांत सिंह को उम्मीदवार बनाया, कांग्रेस ने यशोदा वर्मा को मैदान में उतारा। तो तमाम सीटों पर मतदान चल रहा है। 20 तारीख चलिए देखिए, 2 चरणों में यहां पर मतदान होने हैं। 7 तारीख आज है, 17 तारीख को मतदान होगा, 3 तारीख को मतगणना, यानी आज जनता जनार्दन तय करेगी इन 20 उम्मीदवारों में से किसके साथ वो जाने वाली है। इन 20 में से सिर्फ एक ही सीट है जो बीजेपी के पास है, बाकी 19 की 19 सीटें कांग्रेस के पास है। काफी टफ यहां की फाइट दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी इस छत्तीसगढ़ के इन तमाम सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। तमाम वो मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे और इस चर्चा को आगे लिए जाएंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है छत्तीसगढ़ का यह चुनाव जब तमाम बीजेपी की सीनियर लीडरशिप यहां पर आंखें गड़ाए बैठी हुई थी, आवक जावक लगी हुई थी और छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का, और ना केवल जीतने का बल्कि भूपेश सरकार जो इस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वहां पर उनकी तमाम योजनाएं, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिलेट्स की बात हम कर ले, उन्होंने भी प्रमोट किया है इसे, और गोधन न्याय योजना की भी तारीफ हुई है। तो यहाँ बीजेपी के लिए टफ फाइट हो जाती है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अनुभव शुक्ला जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। अनुभव जी स्वागत। भारतीय जनता पार्टी से वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु साहब स्वागत है आपका भी। और साथ ही जेसीसी से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगवानु नायक साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी अनादि टीवी पर। सबसे पहले अनुभव शुक्ला जी, आप ऐसे शुरुआत, कांग्रेस की सरकार मुद्दे तमाम कितने आश्वस्त अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए, क्योंकि फाइट इतनी आसान नहीं है सर जितनी 2018 में थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तब थी, अब इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये बीजेपी का मानते हुए चलना है। और ये भी कि अब तक उनकी सीनियर लीडरशिप इतना ध्यान नहीं दे रही थी, इस बार तो दौरे लगातार हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं और इस लोकतंत्र के महापर्व को मेरा नमन और मेरा सभी वोटरों से निवेदन कि कोई भी अभी भी वोट डाल सकते हैं और जाके वोट डालें। अब आपके मुद्दे पे आते हैं, तो आप जब बात कर रही है तो देखिए पिछले 5 साल में जो हमारी सरकार ने कुशासन और कुशासन करने वाली सरकार को अलग करने के बाद जो हमने सरकार बनाई, 5 साल जो हमने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो दलितों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे आदिवासी के लिए हो, चाहे पिछड़ों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए, वो हमारे लिए वोट बैंक का काम करती है, वो हमारे लिए वोट लाने का काम करती है, वो हमारे लिए वोट साधने का काम करती है। आदिवासी अंचल में आज चुनाव हुए राजनांदगांव और बस्तर संभाग में, तो बस्तर के आदिवासियों के लिए जिस प्रकार से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और कुशासन किया था और नक्सलवाद की समस्या जिस प्रकार से चरम पे थी 15 साल में, प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सली हमला है इनके उस वादे के बाद होता है जो इन्होंने 2008 में किया था कि नक्सल छत्तीसगढ़ बनाएंगे, और होता ठीक विपरीत है। 2013 का नक्सली हमला होता है। इस प्रकार की वारदातें हो। अगर आप कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो इन्होंने चरण पादुका योजना लाई थी, अभी फिर उन्होंने पत्र में कहा कि वो योजना लाएंगे। पिछली बार जब ये योजना लाई थी तो इनने एक चप्पल दी थी 5 नंबर, दूसरी दी थी 7 नंबर। इस प्रकार की योजनाएं चलाने के बाद जनता इनके बिल्कुल हित में नहीं है, जनता इनके पक्ष में नहीं है। जनता को ये पता है कि कांग्रेस की सरकार ने, भरोसे की सरकार ने उनके साथ न्याय किया है, चाहे 6 वनोपज की खरीदी को बढ़ा के 65 से अधिक करना, चाहे उनको लोहारी गुंडा की जमीन लौटानी, चाहे उनको वन अधिकार पट्टे दिलाने की बात हो, चाहे अन्य बातें हो, चाहे वहां जो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे स्कूल हो,
जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है वो हमारे पक्ष में काम करेगा। और इस बार भी 20 की 20 सीटें, राजनांदगांव की सीट से भी इनकी जमानत जब्त होने की नौबत आ गई है। और आप जो केंद्र के नेताओं के यहाँ आने की बात कर रही है, इससे बिल्कुल साफ सिद्ध होता है कि यहाँ के नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भरोसा नहीं है। और केंद्र के जो नेता हैं उनको परेशान होकर दबाव में आके अपने केंद्र की राजनीति छोड़ के प्रांत की राजनीति में कर रहे हैं, जिसका उदाहरण कुछ हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले विजयवर्गीय जी का, कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश से है, जो उनको जब टिकट मिलता है तो वो जनसभा के बीच में कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे टिकट मिलेगी, मेरी तो इच्छा भी नहीं है चुनाव लड़ने की। इस प्रकार के बयान इनके केंद्र के नेता जिनको यहाँ भेजा गया वो ऐसे बयान दे रहे हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि इनके अंदर मोटिवेशन की और उत्साह की कितनी कमी है, क्योंकि ये जानते हैं कि 3 दिसंबर को इनका क्या हाल होगा। चलिए, काफी कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं, लेकिन इस कॉन्फिडेंस का क्या रिजल्ट होगा वो 3 तारीख को पता चलेगा, जैसे कि आपने भी कहा। लेकिन अब सीनियर लीडरशिप की बात करते हैं तो तमाम नेता तो आपके भी छत्तीसगढ़ के मैदान में उतर ही आए हैं, और अभी से नहीं, हम देख रहे हैं कितनी सभाएं और कितने कार्यक्रम पहले से भी हो रहे थे। बहरहाल मैं लौट रही हूँ भारतीय जनता पार्टी से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उनकी तरफ जा रही हूँ। वासु जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। वासु जी, छत्तीसगढ़ जहां बुरी तरह पछाड़ा था 2018 में, और इस बार भी कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है, कोशिश उसकी यही है कि पिछली बार से भी बुरी हार आपको दी जाए, लेकिन आपके भी नेता मैदान में डटे हुए हैं। तमाम जगहों से हम देख रहे हैं कि बयानात सामने आ रहे हैं, हेमंत बिस्वा से लेकर तमाम मिनिस्टर से लेकर अमित शाह तो खुद बागडोर संभाले हुए हैं, लेकिन सीएम फेस आपका अनाउंस नहीं किया गया। मोदी की गारंटी के नाम से आप छत्तीसगढ़ के रण में आप आए हैं, और तमाम जो कैंडिडेट हम देख रहे हैं उनके अनाउंसमेंट के बाद भी काफी ज्यादा खबरें आई थी। और अब जब इलेक्शन का दिन है, 20 सीटें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, बस्तर जिसने फतेह किया, सत्ता की चाबी उसके पास गई, ये कहा जाता है। वहां पर अभी हम इस 20 सीटों की बात करें तो इन 20 सीटों में से सिर्फ राजनांदगांव आपके पास है। काफी फाइट टफ है सर। देखिए, सबसे पहले तो अनाली टीवी सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथी को नमस्कार है। आज लोकतंत्र का महापर्व है, जो 20 सीटों में 40 लाख मतदाता जो वोट देने जा रहे हैं। अभी भी कोई बच्चे होंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जाएं और लोकतंत्र के त्योहार में सम्मिलित हो और देश और प्रदेश का विकास करें। तो देखिए, निश्चित तौर पे आपने जब बस्तर की बात कही है तो बस्तर में भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा में काम किया। बस्तर पहले जब 2003 में कांग्रेस की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य हुआ करता था। 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार ने इसको बीमारू राज्य से बढ़ा के खुशहाल राज्य बनाया। मैं बस्तर की बात में आ जाता हूं। बस्तर को पूरे रोड से अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, दूरांचल तक रोड बने, मोला मानतूर तक पूरे रोड को गांव से जोड़ा गया। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और बस्तर में विकास का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को विकास के मॉडल से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तेंदुपत्ता की ये बात कर रहे थे, 5500 रुपए मानक बोरी देने का हमने वो घोषणा पत्र में वादा किया, 4500 रुपए बोनस देने का वादा किया। ये चरण पादुका की बात कर रहे थे, ये इन्हीं को 7 और 8 नंबर मिला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों को सही चप्पल मिला है और उनको साड़ी भी वितरित किया। इनकी सरकार ने बंद कर दिया है। उनके पैर में कांटे कर जाते, उसकी चिंता भी इन्होंने नहीं की। ठीक है, वो अपना विषय वो रखे, लेकिन बस्तर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों काम किए हैं। आप जगदलपुर एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, ट्रेन के स्टेशन की बात कर लीजिए, क्योंकि 27,000 करोड़ की सौगात लेके मोदी जी बस्तर पे आए थे। डीमरपाल में मल्टीपेडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण उन्होंने किया। तो बस्तर के अंदर विकास कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार कर सकती है। जेसीसी जे भगवानों जी, अगर बीजेपी ये सब कर सकती है तो बाकी दलों का तो काम ही नहीं बचता। और जब मुख्य दल एक दूसरे को फाइट दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है जेसीसी जे को लेकर कि इतने ज्यादा चुनौती नहीं है आपकी पार्टी दलों के लिए। देखिए अरुण जी, मैं तो हमारी पार्टी और हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से नहीं है जी। हमारी लड़ाई जो है गरीबी से इस प्रदेश में। हमारे नेता माननीय अजीत जोगी जी, जो आज हम सबके बीच में नहीं है, उन्होंने एक नारा दिया था कि छत्तीसगढ़ एक अमीर धरती है जहां पर गरीब लोग रहते हैं और सबको हम अमीर बनाना चाहते हैं। और उनके उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए ये पार्टी का क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय अमित जोगी जी आज उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। साथी प्रवक्ता भाजपा के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमने 15 साल में ये किया वो किया। वास्तव में अगर ये वहां विकास किए रहते
तो शायद विगत चुनाव में ये 15 सीट में नहीं सिमट पाते। और छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को बहुत बड़ी मैंडेट दी, बहुत बड़ा जनादेश दिया, सर माथे पे बैठाया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की और बस्तर की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। और एक हिसाब से 15 साल में जितना कुशासन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने इन 5 वर्षों में किया। और भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो जनता है वो सब समझ रही है और ये महापर्व है। और ये जो वोटिंग जो हो रही है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और जो आदिवासियों के साथ जो अन्याय शोषण हुआ है उसके खिलाफ बस्तर की जनता आज वोटिंग दे रही है। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़ा परिवर्तन होगा। देखिए, जोगी जी हमारे सबसे बड़े चेहरा थे, आज हम सबके बीच में नहीं है और हम भी थोड़ा सा ऐसे असहज महसूस थे कि हम उनके बगैर कैसे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनका आशीर्वाद वो हमारे साथ है, वो हमारी ताकत बनकर के हमारे साथ चल रहे हैं। और अमित जोगी जी जब गांव में सभाओं में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो जितना प्यार अजीत जोगी जी को मिलता था उससे कहीं ज्यादा प्यार आज अमित जोगी को मिल रहा है। पाटन में उनका कार्यक्रम हुआ, लगातार पाटन की जनता उन्हें स्नेह कर रही है। अभी उनका हेलीकॉप्टर दौरा चल रहा है। लगातार चित्रकूट में कल गए थे, वहां एक सामान्य आदिवासी के परिवार का हमारा एक प्रत्याशी जो भरत कश्यप गरीब लड़का है, आज वो वहां पर दीपक बैज जी को कड़क टक्कर दे रहा है। आज पंडरिया की बात में करूं तो रविचंद्र वंशी वहां पर टक्कर दे रहा है। आज नवीन चांदी जगदलपुर में जाकर के वहां लड़ रहे हमारे प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस की एक बड़ी उपस्थिति आज प्रदेश में हो गई है। पूरी ताकत के साथ हम सामने आए हैं, दुगनी ताकत के साथ। और अब 3 दिसंबर को देखिए, परिणाम कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होगा और सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाने में जोगी कांग्रेस का योगदान रहेगा। ठीक है, वापस आ रही हूँ मैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगेश द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? सर सुनाई दे रहा है, बोलिए। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है जब अब वोट परसेंट सामने आने लगेंगे, लेकिन अब तक का जो वोट परसेंट सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि 60 के आसपास ये जो मत प्रतिशत पहुंच गया है 20 सीटों का। इस मतलब अभी हम सीटों का भी आकलन कर रहे हैं तो पहले 2018 में जो मत प्रतिशत था उससे उतना ज्यादा हम देख रहे हैं कि काफी ऊपर नहीं गया है, ये भी काफी मेंटेन्ड है, नीचे तक है। यानी बहुत अच्छा मत प्रतिशत इसे पिछले बार के मुकाबले नहीं कहा जा सकता, सीटों के मुकाबले हम देखें तो अब क्या मानते हैं? क्योंकि कई जगहों से जो खबरें आई, हमने नक्सलियों की घटनाएं भी देखी, वो सुबह से जो खबरें आ रही थी उसमें ये भी बताया गया कि कुछ पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां पर सन्नाटा पड़ा हुआ था, लोगों ने बहिष्कार किया वोट का, नक्सलियों ने भी पर्चे भेजे जहां पर वोट नहीं देने के लिए कहा गया। इस इलेक्शन में आप मत प्रतिशत कितना आंकलन कर रहे हैं? पहले से अप जाएगा या अभी जो मेंटेन दिखाई दे रहा है वहीं तक रहेगा? और मत प्रतिशत कम आना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जो बस्तर का वोटिंग का जो ट्रेंड है वो बता रहा हूँ आपको। 3 बजे तक जिन सीटों पे लगभग 10 सीटों पे मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन वहां पर भी काफी संख्या में, इतने ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि उनकी वोटिंग शाम को रात तक करीब 7-8 बजे तक चलती है। इसी तरह जो बाकी के 10 सीट हैं वो सीट ऐसी हैं जिनमें 5 बजे के बाद तो पैसे देना बंद होगा, लेकिन वो वोटिंग करेंगे लगभग 8-9 बजे तक। तो मुझे लगता है कि ये वोटिंग परसेंट 60 से बढ़कर 70-75 के आसपास जाना चाहिए। ऐसा हर साल होता है वहाँ बस्तर में, और अगर इतना जाता है तो वो मान के चलिए लगभग पिछले बार के तुलना के हिसाब से लगभग समान है। और जब मतदाता ज्यादा वहां जो है वोट नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि वो सामान्य तौर पर जो भी सरकार है उससे वो संतुष्ट है। और जब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आता है, एकदम से दिखाई देता है राइस, इसका मतलब ये होता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी है और वो निकला हुआ मतदाता जो है तत्कालीन व्यवस्था है, तत्काल सरकार के खिलाफ वोट कर रहा है। अभी का जो वोटिंग परसेंटेज देखकर उसमें 2 प्रभाव, एक तो नक्सलियों ने 10 थे जो वहां पे आतंक मचाया हुआ है, 2 लोग हत्या हो गई है और आज भी लगातार दिन भर घटनाक्रम देखते में आया। तो एक तो वो भी डिस्टर्बेंस रहा है कि काफी संख्या में मतदाता प्रभावित हुए होंगे। कई जगहों से ये रिपोर्ट आई कि लोग मतदान कर रहे हैं लेकिन स्याही नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि नक्सलियों ने घोषणा करके रखा है कि हाथ काट देंगे, तो उस डर से लोग स्याही नहीं लगा रहे हैं लेकिन मतदान करने जा रहे हैं। पर ये मेरा बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासी ये समझ चुके हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ये ऐसी व्यवस्था है जो उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनके आने वाली पीढ़ी के जीवन को उठा सकती है। बंदूक के रास्ते से, बंदूक की नली के रास्ते से सत्ता तक जाने वाले लोग उनका कुछ नहीं कर सकते, और इनको हमेशा शोषित बना के रखेंगे। जनता सरकार के लोग जो लोग दावा करते हैं। एक और सवाल ये कि 20 सीटें जिनमें से
जी 20 सीटें जिनमें से एक सिर्फ अभी बीजेपी के पास है, बाकी तमाम 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ये माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने 2018 से ज्यादा मेहनत की है और इन 20 सीटों पर भी मेहनत बीजेपी ने की है। आप क्या आकलन कर रहे हैं, पिछली बार के मुकाबले बीजेपी और कांग्रेस कितनी एक दूसरे को टक्कर दे पा रहे हैं? बदला है कुछ 2018 के बाद चुनावी दौर में? बिल्कुल बिल्कुल, 2018 के बाद तो लगभग 3-3.5 साल तक बीजेपी निष्क्रिय थी। तो मुझे लगता है कि वो लोग पिछली बार की हार से उबर के नहीं आ पाए थे। लेकिन लगभग पिछले 1.5 साल से जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता सक्रिय हुए और साल भर से लगातार अमित शाह जी, मोदी जी का दौरा और नड्डा जी का जिस तरह से दौरा हुआ, उसके बाद यहाँ की कार्यकर्ता रिचाई हुई। और भाजपा के बारे में ये बोला जाता है कि अगर कार्यकर्ता रिचाई हो गए तो कोई भी परिणाम ले सकते हैं, संगठित होकर काम करते हैं। तो इस वजह से दूसरा अभी जो घोषणा पत्र आए हैं, घोषणा पत्र देखिए दोनों के लगभग समान घोषणा पत्र है और एक दूसरे को टक्कर देता हुआ घोषणा पत्र है। तो हर मामले में इस बार, पिछली बार ये था कि रमन सिंह बोल के रह गए 2 बार 2 साल का बोनस नहीं मिला, एक बहुत बड़ा माइनस पिछले चुनाव ये था। और जब कांग्रेस ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल का धान में घोषणा किया तो एक तरफा वोट पड़ा और प्रत्याशी हार हुई उनकी। इस बार हर चीज में राबी से है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टक्कर है, कांग्रेस की कम होगी। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने फाइट को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की, जिसमें राम का मुद्दा भी है, कौशल्या की भूमि कह दिया, उसके बाद 500 करोड़ रुपए के घोटाले की बात, या फिर महादेव ऐप को लेकर, बैटिंग ऐप को लेकर भूपेश सरकार पर आरोप, भूपेश बघेल पर आरोप, ये कितने मुद्दे अफेक्ट करेंगे इस इलेक्शन को? क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब ये आरोप लगा है 508 करोड़ रुपए का। जी, महादेव ऐप का मुद्दा तो मुझे नहीं लगता, ईडी की कार्रवाई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं, पूरे देश की जनता समझ रही है कि केवल भाजपा गैर भाजपा से ईडी के छापे पड़ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो यूथ है उसको हमने देखा है कि खासतौर पे जो पीएससी का घोटाला हुआ है, पीएससी घोटाले के 30 युवा जो नई पीढ़ी है जो अभी पहली बार मतदान कर रही है या एक बार मतदान, और इस मुद्दे को भी जो बीजेपी है जम के उठा रही है इसको छत्तीसगढ़ में, मैं कांग्रेस के पास ही जा रही हूँ। जी 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 अनुभव शुक्ला जी, क्या कहेंगे जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी ने स्ट्रांगली अपना ग्राउंड तैयार किया है, जिनमें महादेव ऐप को लेकर 508 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार की बात, भूपेश जी पर आरोप और ईडी को लेकर, ये हालांकि इतने मुद्दे नहीं है, लेकिन पीएससी घोटाला जिसको लेकर युवा आक्रोशित है सर। और अभी जो परसेंटेज सामने आ रहा है, अब देखिए भानु प्रतापपुर में सिर्फ 30% तक का मतदान हुआ है, कई जगहों पर स्थितियां यही बनी हुई है। देखिए सर्वप्रथम तो वासु जी ने जो मोदी की गारंटी की बात करी थी, मैं उसका स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप अपने राज्य के, अपने प्रांत के नेताओं के भरोसे यहाँ चुनाव लड़ नहीं पाते, इसलिए मोदी की गारंटी की जरूरत पड़ रही है। यहाँ के नेताओं की गारंटी किसी काम की। अब आप जो मोदी की गारंटी की भी बात कर रहे हैं, तो मोदी की गारंटी जनता ने 2014-2019 में भली भांति देखी है। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने की बात करी थी, क्या हुआ उस वादे का, क्या हुआ उस गारंटी का? 15 लाख प्रत्येक खाते में आने की बात करी थी, क्या हुआ उस वादे का? 100 दिन में महंगाई कम करने की बात करी थी, क्या हुआ उस वादे का? किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की आपको लगता है 5 साल आपने जिन आरोपों के साथ छत्तीसगढ़ में बिताए, उन्हीं आरोपों को लेकर आपको चुनावी मैदान में जब वोट पड़ रहे हैं 20 सीटों पर, तब आपको इन्हीं आरोपों के सहारे जाना चाहिए? 5 साल से लगातार चल रहे हैं। मोदी की गारंटी का आधार नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। इनके पास अभी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे उन्होंने कहा सिमिलर ही है आपका मैनिफेस्टो और बीजेपी का मैनिफेस्टो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिया आप लोगों ने। बिल्कुल होगा ही ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इन्होंने तो पूरी हमारे मैनिफेस्टो की नकल करने का प्रयास किया। जनता के बीच क्या नया दिया फिर? देखिए गारंटी हमने पहले दी है, सर्वप्रथम बात तो हमारी बात जनता तक पहले पहुंची है। दूसरी बात, हमने 5 साल में जो कहा था वो किया है। 36 में से 34 वादे हमने पूरे किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई है, वो जनता ने देखी है। और अभी जहां पे चुनाव की बात हुई है, वहां पे जिस प्रकार से धोखा और वादा खिलाफी, वहां का सारा खनिज, वहां का सारा उद्योग इन्होंने अडानी को परस्त करने के, अडानी को सौंपने का जो काम किया है, चाहे नंदराज पहाड़ की बात हो जब उनकी डबल इंजन की सरकार थी, चाहे जीएमआर रायपुर के प्लांट की बात हो, चाहे नगरनार के निजीकरण की बात हो, जिसके लिए विनिवेशीकरण की पॉलिसी में संशोधन लाते हैं, कोई भी प्रांत की सरकार केंद्र के पीएसयू को ना खरीद पाए, जबकि यहाँ के विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित होता है सर्वसम्मति से कि वो प्रांत की सरकार खरीद लेगी। क्योंकि वहां सब देख रहे होते हैं, तो इनके जुमला पार्टी के विधायक वहां पे बटन तो दबाते हैं, लेकिन विनिवेशीकरण के पॉलिसी में चेंज लाती है केंद्र की सरकार। इनकी सरकार 15 साल तक जो कुशासन करी है, 4200 एकड़ जमीन पड़ती थी,
वो हमने लौटाई है। इन्होंने आदिवासियों का अपमान जो किया है, न केवल प्रांत में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे, महामहिम द्रौपदी मुर्मू की तो जब नए संसद का उद्घाटन होना था तो नरेंद्र मोदी जी सेंगोल लेके पहुंच जाते हैं, जबकि कायदे से, अगर नीति से देखा जाए, संविधान से देखा जाए, तो राष्ट्रपति महामहिम को उसका उद्घाटन करना चाहिए था। हमने जिस प्रकार से 6 वनोपज की खरीदी को बढ़ा के 65 किया है, और वनोपज की खरीदी में मास्टर जी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद 60 बीजेपी के पास जा रही है 60 गुना की बढ़त। कॉफी के उत्पादन की बात हो, ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना हो, चाहे आदिवासी पर्व सम्मान निधि हो, चाहे लोहारी गंगा की जमीन हो, चाहे हमने जो जब राजनांद गांव की जनता को हम सुन रहे थे और कई जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, वहां की जनता से जब बातचीत हो रही थी, तो आज भी विकास मुद्दा है वहां पर, आज भी वहां के लोग, वहां के युवा पीएससी को लेकर ही बात कर रहे हैं। तो ये इन मुद्दों को लेकर आप स्टेट में जा रहे हैं, तो फिर केंद्रीय लीडरशिप अगर स्टेट संभाल रही है बीजेपी की या वहां पर प्रचार प्रसार कर रही है, तो उसमें फिर आपको दिक्कत क्यों है? क्योंकि केंद्र के मुद्दों को लेकर तो आप वहां पर फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। वासु जी, कई तरह के आरोप कहा जा रहा है, जितने आप मुद्दे महादेव ऐप के उठा रहे हैं या ईडी को लेकर आप लोग बात करें, कहा जा रहा है चुनाव आता है ईडी ले आता है। वासु जी, देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां हर साल चुनाव होते हैं, तो क्या चुनाव आता देख क्या कार्रवाई करना बंद कर दे ईडी? एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ईडी कार्रवाई करे। इन 5 सालों में 5 साल भी सरकार रही ना सर, कितनी बार दस्तक दी ईडी ने वहां पे? ये भी आरोप लग रहे हैं ना सर। ईडी ने लगातार दस्तक दी है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि लगातार ईडी दस्तक दे रही है। इनके कोल ब्लॉक में, कोल गड़बड़ी में, उसमें निक्कर स्कैम में लगातार ईडी का काम, जो चोरी होगी तो ईडी आएगी। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि महात्मा सत्याग्रह का जांच ईडी करे, तो ईडी जांच कर रही है, तो दिक्कत क्या हो रही है इनको? अब चुनाव है, इसके लिए ईडी जांच मत करे, ऐसा तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मुकेश जी तो हर मन से कहते आए हैं कि महादेव बैटिंग ऐप की आप बात कर रहे हैं, केंद्र क्यों नहीं बंद करता उसको? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कभी लिखित में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा क्या इस 1.5-2 सालों में कि आप महादेव ऐप को बंद कर दीजिए? जब ईडी ने कार्रवाई चालू की तो ईडी ने लेटर लिखा कि भाई आप इस महादेव ऐप को बंद कीजिए, तो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने महादेव ऐप को बंद कर दिया। इस 1.5 साल में कभी भी इन्होंने चिट्ठी नहीं लिखा, क्योंकि इनके पास अधिकार था। मैं उस पॉइंट को पढ़ के बता देना चाहता हूं आपको, 1 मिनट समय दीजिए मुझे। देखिए, जब सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने बयान को स्पष्ट रूप से कहा है, सरकार के पास आईटी अधिनियम धारा 59(a) के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। क्यों इन्होंने इस सरकार ने बंद करने की सेंट्रल गवर्नमेंट को छोटा सा सवाल गंगेश जी आपसे है मेरा, दिखाता है कि जो 7 तारीख को माहौल दिख रहा है, यहाँ से कुछ संकेत आपको 17 तारीख के लिए दिख रहा है इन 20 सीटों से, क्या जो जनता ने आंकलन किया है या जनता जो उसके पक्ष में जाना चाहती है, 17 तारीख की कोई तस्वीर आप आंकलन करते हुए हमारे दर्शकों को बताना चाहें? गंगेश जी, जो दिख रहा है निश्चित तौर पर देखिए, मामला एक तरफा नहीं रहेगा, ये तो तय है। और इसी के हिसाब से अभी जो 20 सीटों में जिस तरह से इसमें काफी दोनों ही पार्टी के बड़े दिग्गज हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव में लगी है, तो कांग्रेस की सीट घटेगी। भले कांग्रेस बोलते रहे 75+, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 75+ होगा यहाँ, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी की इस बार बहुत सक्रिय है। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां, अमर राज पार्टी, जय जोहार पार्टी जो आई है। पाटन के बारे में क्या कहेंगे सर? जोगी जी के बारे में क्या कहेंगे? 2 बघेल के सामने जोगी जी जा रहे हैं, गलती तो नहीं की है? देखिए, वो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा असर डालेंगे, वो केवल तत्कालिक सगुभा, उनकी कोई ज्यादा पकड़ तो नहीं। 30 सेकंड जेसीसी समय का मैं भगवानू जी 30 सेकंड, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालने वाले आपकी पार्टी, पहले ही ये बात शुरू से डिबेट में आ रही है। देखिए पारुल जी, अभी ये कुछ भी निर्णय पे जाना बहुत जल्दी होगा। ये तो 3 दिसंबर को जनता तय करेगी कि जोगी कांग्रेस क्या उपस्थिति दर्ज होगी। मैं एक बात कहूंगा जाते जाते कि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। एक केंद्र में इनके एक की सरकारी, एक जो है स्टेट 30 सेकंड अनुभव जी, 30 सेकंड में खत्म कीजिएगा। दोनों को मौका इन्होंने दिया धोखा। छोटा संक्षेप में, एक सेंटेंस में, एक लाइन में अपनी बात रखिए अनुभव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है जिसमें कैश पकड़ाता है CG-12 AR 6300 ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की 57 बिल्डर। सिर्फ 2 मिनट, और इन 2 मिनट में जितने लोग पोलिंग बूथ के अंदर होंगे सिर्फ वही मतदान कर पाएंगे, उसके बाद पोलिंग बूथ का दरवाजा बंद हो जाएगा। यानी इसके बाद आपने अगर वोट डालने के लिए आप सोच भी रहे हैं तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 5 बजे का ही समय था, जो बाकी 10 सीटें बची थी जहां पर वोट डाले जा रहे थे। तो छत्तीसगढ़ के रण में जनता ने अपनी आहुति दी है, लेकिन किन्हें चुना है ये पता चलेगा 3 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया
आप सभी को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे तो गढ़ में हुआ रण और कई सारे मतदाताओं ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। इस हवन में महातंत्र लोकतंत्र के महापर्व में इस आहुति दी है और जनता पहुंची है, पोलिंग बूथ तक वोटिंग की है। लेकिन कई जगहों से जो परसेंटेज जो प्रतिशत आया है थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि 30% जैसे आंकड़े अगर आ रहे हैं तो ये निराशाजनक है। यानी लोकतंत्र के इस पर्व में कई जगहों पर जनता ने भागीदारी दर्ज नहीं कराई है। ये भी कह सकते हैं कि जो नक्सलियों जिससे जुड़ी हुई घटनाएं आ रही थी उन्होंने भी इस पर इफेक्ट डाला है। ये भी कह सकते हैं आपकी मत प्रतिशत इसलिए भी प्रभावित हुआ है या इसलिए भी कम आया है क्योंकि कई जो पोलिंग बूथ थे वो खाली पड़े हुए थे, जनता ने बहिष्कार किया वोट का, कई सारी चीजें। लेकिन ओवरऑल छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर अब से 1 मिनट में चुनाव संपन्न हो जाएगा। जनता जो कि पोलिंग बूथ के अंदर है वो वोट डाल सकती है, बाकी लोगों को वोट डालने की परमिशन नहीं रहेगी। आपने किसको चुना है 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन 17 तारीख को भी इस रणभूमि में कई सारे रणबांकुरे हैं जिनके लिए आहुति इस लोकतंत्र के महापर्व में आप देने जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।